तो बच्चों अब हम 25वां अध्याय पढ़ेंगे। और 25वां अध्याय पढ़ने से पहले मैं इसके पात्र बता देती हूँ कि इस अध्याय में कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहले है मीनू, मीनू के माता पिता राजू, मौसी, मायाराम, अमित। अब हम अध्याय पढ़ेंगे। कचहरी का शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश था। मीनू को मीरापुर गए कई महीने हो गए थे। माँ व पिताजी से मिले हुए भी काफी समय हो गया था, इसलिए इन 2 दिनों के अवकाश में मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय किया। अब कचहरी का शनिवार और रविवार को अवकाश रहता था, तो मीनू ने सोचा कि वो इन 2 दिनों के अवकाश में मीरापुर हो आए। अब राजू भी कितनी प्रसन्न थी। उसे जब से वह यहाँ लाई थी, आज पहली बार ही अपने घर जा रही थी। कई बार उसकी माँ के पत्र भी आए, जिसमें उनको बुलाने के लिए लिखा गया था, परंतु वह अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाई थी। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी, उसे अपने पड़ोस की मौसी बैठी दिखाई दी। उनके साथ उनकी कोई महिला संबंधी भी थी। मीनू ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया और उनके आगे की सीट जो कि खाली पड़ी थी, उस पर राजू के साथ बैठ गई। तभी मीनू की पड़ोसन मौसी ने पूछा, मीनू, तुम्हारी वकालत तो अब पूरी हो चुकी होगी, अब क्या कर रही हो? मौसी, मैंने अब मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है? तब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होगी। हाँ मौसी, मीनू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अरे, बिल्कुल अकेली कैसे रह लेती है तू? मैं अकेली नहीं मौसी, ये राजू मेरे साथ रहती है। कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई ना रहता हो, तब तक क्या? मौसी की यह बात मीनू के हृदय में चुभ गई। शायद उन्हें मीनू पर विश्वास नहीं था। मीनू ने सोचा कि यदि मौसी से थोड़ी देर बात की गई, तो वह कोई न कोई और ऐसी बात कर देंगी जो उसके दिल को पीड़ा पहुंचाएगी। इसलिए उसने अपने बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। मीनू को पढ़ती देखकर मौसी ने अपने साथ बैठी महिला से बातें शुरू कर दी। उस महिला ने पूछा, यह कौन लड़की है जिससे तुम बातें कर रही थी? मौसी बोली, यह हमारे पड़ोस की ही एक लड़की है। इसके माता पिता ने ऐसा दिमाग खराब किया है इसका कि यह शादी करने को ही तैयार नहीं। मैंने भी इसके लिए एक लड़का बताया था, परंतु इसने मना कर दिया। अच्छा, लड़कियों को इतना सिर पर नहीं बिठाना चाहिए, फिर आगे चलकर बहुत परेशानी होती है। उस महिला ने भी मौसी की बात का समर्थन करते हुए कहा, और तो और इसकी छोटी बहन की शादी हो गई है, इसके भाई की भी शादी हो जाएगी, बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। उन दोनों की ये बातें मीनू के कानों तक पहुंच रही थी। मौसी के ये शब्द मीनू के हृदय में तीर की भांति चुभ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समाज में अपनी इच्छा से जीने का किसी भी लड़की का कोई अधिकार नहीं। एक लड़की को अबला जानकर उसे कुएं में धकेलने की कोशिश की जाती है। ये सब कैसे नियम है समाज के? मीनू का हृदय ये सब बातें सुनकर रो पड़ा।
मौसी की बातें जारी रहीं। वह बोली, इसके माता पिता को देखो, जवान लड़की को अकेली ही मेरठ छोड़ रखा है। बताओ, आजकल के जमाने में जवान लड़कियों को अपने से अलग रखा जाता है क्या? उनकी बात का समर्थन करते हुए वह महिला बोली, कहाँ जी, कल के दिन कोई नीच ऊंच हो गई तो जिंदगी भर के लिए मुंह काला हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा कि उन दोनों की बातों का कड़ा जवाब देकर उनके मुंह बंद कर दें, परंतु मीनू सभ्य व सुशील लड़की थी। वह बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये सब बातें उसने जहर की तरह पी ली। अब जब वो इतने टाइम से 3 वर्ष उसने वकालत के निकाल लिए थे, इतने टाइम से वो लोग, उस दौरान कई लोगों ने उसको बहुत सी बातें बोली, तो उस समय वह तब अपने फैसले पे अडिग रही, अपने फैसले पे स्थिर रही, तो अब वह लोगों की बातें सुनकर अपने मन को उदास थोड़ी ना कर सकती थी। तो उसने क्या किया, उनकी बातें सुनी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया और वह उनकी बात को, उनकी कड़वी बातों को सहन कर गई। मीनू ने अपने ऊपर बहुत संयम रखने की कोशिश की, परंतु उसका हृदय इन बातों से बेचैन हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री व पुरुष में इतना भेद क्यों। यदि कोई लड़का अकेले रहता है तो समाज उस पर उंगलियां नहीं उठाता, चाहे वह कितना ही अपराध क्यों ना करता हो। परंतु एक लड़की, चाहे वह कितना ही संयमशील जीवन क्यों ना व्यतीत करती हो, फिर भी समाज उस पर दोषारोपण करता है। अब वह इतनी, मतलब उसने जो जो उसकी पड़ोस की आंटी और थी, वो इतनी सारी बातें उन्होंने गलत गलत बोल दी थी मीनू के लिए, तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो मन ही मन उन में बेचैन हो रही थी और ये सोच रही थी कि समाज में स्त्री पुरुष में इतना भेद क्यों है, क्यों एक लड़की के लिए ही बोला जाता है कि अगर वह बाहर है या अकेली रह रही है तो वो क्यों रह रही है, या उसके माता पिता को उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक लड़का अकेला रहता है तो समाज उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है, तो वह ये सब बातें मन ही मन सोचती रही। अभी वह इन विचारधाराओं में तल्लीन थी कि बस मीरापुर के बस स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नजर मौसी पर पड़ी। उन्हें देख मीनू का हृदय घृणा से भर गया। उनकी ओर बिना देखे ही वह अपने घर की ओर चल दी। जैसे ही मीनू घर पहुंची, माँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मीनू, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए मेरठ जाने की सोच रहे थे। अच्छा माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टियां थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिले काफी दिन हो गए हैं, इसलिए चली आई। अच्छा किया बेटी, तुम आ गई हो, तुमसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। सफर की थकान और मौसी की बातें सुनकर मीनू के सिर में दर्द होने लगा था। वह कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई, परंतु उसे आराम कहाँ। उसके मस्तिष्क में मौसी व उनके साथ बैठी महिला के शब्द गूंजते रहे। उसे आभास हुआ कि कहीं उस गुंजन की प्रतिध्वनि से उसके मस्तिष्क की नसें न फट जाएं। उसे, मतलब वो जब घर आई, लेकिन घर आके भी उसके दिमाग में मौसी और उनके साथ जो बैठी महिला थी उनकी बातें
उसके दिमाग में गूंजती रही जो जो बातें उन्होंने मीनू के लिए कही थी, और उसको ऐसा आभास हुआ, उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो वो गुंजन यानी जो आवाज है वो बार बार प्रतिध्वनि, बार बार उसकी आवाजें उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में चल रही हैं, जिससे कि उसकी नसें ही ना फट जाएं। उसने अपने को संयमित किया और माँ के पास चली गई। उसे देखकर माँ बोली, बेटी मीनू, तुम्हारी प्रैक्टिस अब कैसी चल रही है? माँ, पिछले 2 महीने में तो मुझे 3,000 से 4,000 रुपए तक मिल गए हैं। वैसे अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 वर्ष में तो आशा है और अच्छी चलेगी। हाँ बेटी, परिश्रम का फल तो अवश्य ही मिलता है। तुमने इस योग्य बनने के लिए ही तो दिन रात एक कर दिया था। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तुमने कठिन परिश्रम किया, ईश्वर ने तुम्हें उसका फल दिया। तो कठिन परिश्रम का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, लेकिन कठिन परिश्रम के साथ साथ उसमें धैर्य, साहस अर्थात हिम्मत की आवश्यकता होती है, जिससे वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और कठिन परिश्रम से ही ईश्वर भी उन्हीं मनुष्य की सहायता करता है जो कठिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता स्वयं करता है तो ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं, और कठिन परिश्रम जो करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। हाँ माँ, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान व आशीर्वाद रहा है। यदि आपका सहयोग ना मिलता तो शायद मैं इस योग्य कभी ना बन पाती, परंतु वह अपनी माँ को भी अपनी माँ का सहयोग और अपनी माँ का योगदान भी सर्वोपरि मानती है। सबसे पहले अपनी माँ का योगदान मानती है कि यदि माँ आप मेरे साथ नहीं होते, आप मुझे सहयोग नहीं देते, तो शायद मैं कभी इस योग्य नहीं बन पाती। मीनू, अब तो तुम अपने पांव पर खड़ी हो गई हो, वकालत में काफी पैसा कमा रही हो, परंतु बेटी, एक लड़की की जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बेटी, तुम्हारे अंदर चाहे कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। माँ, लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं बेटी, पर जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता, तब तक समाज चैन नहीं लेने देता। सबके हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर जाती हैं। एक कुंवारी युवा लड़की को देखकर सभी उंगलियां उठाते हैं। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूं? हाँ बेटी, परसों मेरठ से मायाराम जी व अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? तुम्हारा हाथ मांगने? अच्छा। हाँ मीनू, मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। कुछ सोचते हुए मीनू सिर्फ हूँ ही कह सकी। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मीनू ने जवाब दिया, माँ, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। उसकी इस बात में स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे। इसी स्वीकृति को पाकर माँ ने चैन की सांस ली।
मीनू ने अपने पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह किसी भी प्रकार